यस हिमांशु, रेडी हो गए? तैयारी होगी पूरी कंप्लीट? हाँ सर, अभी इन्वायरमेंट भी कर लिया है काफी हद तक। मतलब पॉलिसीज वगैरह देखी हैं, और उसके अलावा जो आपने टॉपिक भेजे थे, बीओडी सीओडी यूट्रोफिकेशन, ये सब कुछ कर लिया मैंने। आप तो दिल्ली में रहते हो ना? हाँ हाँ। तो 6 तारीख को है ना इंटरव्यू आपको, 6 को? हाँ, 6 को है। हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप कर सकते हो तैयारी, अभी टाइम। हम्म, एक दिन कल के लिए छोड़ रखा है, जैसे आपने डीआरडीओ और इसरो के जो प्रोग्राम्स है वो देखने के लिए कल का दिन छोड़ रखा है, बाकी लगभग अभी किया है। अभी कहीं चले गए थे क्या आप? हाँ, अभी एक दोस्त के वहां जाना पड़ा था, वो थोड़ा सा अर्जेंट हो गया। अच्छा। कोई नहीं, बाकी तो आपकी तैयारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ले लेते हैं, कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज तो हम्म। टाइम है ना आपके पास? हाँ सर, आज तो टाइम है। अभी एक इंटरव्यू अभी कर लेते हैं और एक शाम को कर लेंगे, जो यूजुअल टाइम। यस। दो कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपकी तैयारी है क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। यस, स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट, ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So my name is Himanshu Papne. I am from Almora district of Uttarakhand. I have done my schooling from Rajiv Gandhi Navodaya Vidyalaya Uttarakhand, and thereafter I moved to Delhi to pursue graduation, that is BSc Honors Chemistry from Khalsa College, University of Delhi. And after that I have done my post graduation, that is MSc in Chemistry from IIT Bombay. My hobbies include playing cricket, watching movies, and sometimes teachings also. यस, गुड। योर हॉबीज इज watching movie and cricket. Yes, no? Yes sir. Yes, first of all, what the meaning of your name? How do you feel about your name? सर, अगर हम हिमांशु वर्ड को टू वर्ड्स में ब्रेक कर दें, हिम प्लस अंशु। हिम का मतलब होता है आइस, और अंशु का मतलब होता है पार्ट। तो ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ आइस, जिसे हम थोड़ा सा एक एनालॉगस बोल सकते हैं, कूलनेस का एनालॉगस है। Yes, good. Next, move on your hobbies. Yes, your hobby is playing cricket. How do you feel about यस cricket? सर। जैसे क्रिकेट जो क्रिकेट एक गेम है जो बेसिकली इजाद हुआ था इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम का जो टेरिटरी है वहां पे। ये बेसिकली स्टार्ट तो हो गया था 12 और 13 सेंचुरी से, लेकिन जो इसमें मेन डेवलपमेंट देखेगी वो 18 सेंचुरी के बाद देखेगी। उसके बाद जब इंग्लैंड या जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी, उन्होंने बाकी पार्ट को कॉलोनाइज करना स्टार्ट किया, तो अपने कॉलोनीज के साथ साथ उन्होंने अपने गेम को भी वहां पे प्रोपगेट किया बहुत तेजी से। और इस वजह से आज इंग्लैंड की मोस्टली जितनी भी टेरिटरीज है, उन टेरिटरीज में क्रिकेट एक मेजर गेम की तरह देखा जाता है। इंडिया भी उन टेरिटरीज का ही एक पार्ट था, इसलिए इंडिया में भी क्रिकेट एक बहुत बड़े गेम की तरह देखा जाता है। अगर हम देखें तो इंडिया का जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बोर्ड में से एक है क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं। और इसके अलावा इंडिया ने जो वर्ल्ड कप है 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता था, और 2011 में दूसरा 50-50 वर्ल्ड कप जीता था। और इसी के अलावा जो T20 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप में मेनली 20-20 ओवर का गेम खेला जाता है। तो जो पहला T20 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था वो इंडिया ने जीता था साउथ अफ्रीका में। और अभी भी चल रहा है वर्ल्ड कप 50-50 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप अभी चल रहा है मेंस का, जिसमें अभी इंडिया काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। Yes, good. What the role of ICC and BCCI for cricket? सर, अगर हमें कोई भी रूल या किसी भी गेम में कोई रूल या रेगुलेशन लाने हैं, तो उसके लिए एक बॉडी की जरूरत होती है। एक मतलब अगर कोई भी संविधान पारित करना है, जैसे कि अगर मैं पॉल्यूशन कंट्रोल की बात कर लूं, तो पॉल्यूशन कंट्रोल को यहाँ पे लागू करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। उसी तरीके से वैश्विक स्तर पे इन नियमों को लागू करने के लिए आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और भारत के मतलब इंडिया में इन नियम्स को लागू करने के लिए नेशनल लेवल पे बीसीसीआई है। Yes, good. What about drawback of IPL and हाँ beneficial सर। of IPL? आईपीएल से पहले मैं आईपीएल का थोड़ा सा बताता हूँ। आईपीएल एक लीग है क्रिकेट की, जो डोमेस्टिक लेवल पे खेली जाती है इंडिया में। ये एक इंटरनेशनल लीग नहीं है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ।
उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका यहाँ पे मेन यूज मतलब फायदा क्या क्या है इंडियन, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को ये फायदा पहुंचाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का पहला यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न था सर, इसे स्टार्ट हुआ था 2008 में। और उसके अलावा अगर मैं इसके अदर फायदे की मतलब अदर प्रॉफिट्स की बात करूं तो वहां पे जैसे कि कहीं पे भी अगर अब आपका मैच होता है तो वहां पे के होटल्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब फुल हो जाते हैं, इवन एक दो महीने पहले से ही। तो ये इस तरीके से होटल इंडस्ट्री जो है तो इनको भी काफी ज्यादा वो करता है सर, बूम करता है, मतलब होटल इंडस्ट्री वगैरह में भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफी हेल्प करता है। और उसके अलावा अगर गेम्स में देखा जाए तो सर जैसे अदर स्टेट्स में लोग इधर से उधर आते हैं तो एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, तो इस वजह से कल्चर भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे से तीसरे में ऐसे प्रोपोगेट होता है। तो सर ये इसके एडवांटेज है। Yes, good. You are from the Uttarakhand. Yes, Raniket. Yes. What यस the सर। favorite place in your district and your state? सर कैन यू रिपीट प्लीज? What the favorite place in your district and state? सर फेवरेट प्लेस इन आवर डिस्ट्रिक्ट, सर देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक रानीखेत। रानीखेत इज अ गुड प्लेस। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे द्वाराहाट एक अच्छा सिटी है सर, द्वाराहाट को वहाँ पे मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है, बहुत सारे मंदिर है वहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं द्वाराहाट की बात करूँ तो वहाँ पे एक पांडा खोली करके जगह है जहाँ पे बोला जाता है कि पांडव यहाँ पे लास्ट में आए थे, उसके बाद जो स्वर्ग की सीढ़ियां हैं वहां से स्टार्ट हो जाती हैं बोलते हैं सर। तो एक द्वाराहाट भी अच्छा प्लेस है। उसके अलावा अल्मोड़ा खुद एक बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है सर। तो ये तीन सिटीज मेजरली काफी बढ़िया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक भिक्या सेन करके जगह है वहां पे रामगंगा करके एक नदी बहती, तो सर वो भी काफी मतलब अपना एक वो महत्व रखती है। Yes. Yes. What are the problem faced by people in your district and states? Which type of problem? सर आज के टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो माइग्रेशन का है। लोग बहुत तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं और इस माइग्रेशन का जो मेजर रीजन है वो ये है कि वहाँ पे मतलब लोकल लेवल पे कोई जॉब्स नहीं है सर। तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसके अलावा जैसे कि बरसात वगैरह का टाइम आता है, बरसाती मौसम जब आता है तो उस टाइम पे वहाँ पे भूस्खलन और इस टाइप की चीजें काफी देखी जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार रोड ब्लॉक होगी तो वहाँ पे स्कूल वगैरह बंद करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों के घर भी दब जाते हैं। मतलब हमारे प्रॉपर रीजन में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों के घरों के आगे तक मलबा आ जाता है। तो सर वो एक काफी बड़ी प्रॉब्लम रहती है वहां पे। और इसका जो मेजर रीजन है वो सर डिफॉरेस्टेशन, ये सब कुछ इसका मेजर रीजन है, जो हम बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं और पर्यावरण का बिना ध्यान रखे हुए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अदर प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो सर पहाड़ का जीवन वैसे भी थोड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि वहाँ पे संसाधनों की थोड़ा कमी होती है और विकास करना भी जैसे कि अगर मैं प्लेन टेरेन की बात करूँ तो प्लेन टेरेन पे यहाँ पे डेवलपमेंट करना थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू पहाड़ी टेरेन। इसलिए वहाँ पे थोड़ा ध्यान भी कम दिया जाता है। इस वजह से थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखी जाती है, डेवलपमेंट वगैरह की भी प्रॉब्लम है। Yes. Who is environmental and forest minister in your state? सर इसका मुझे आइडिया नहीं है। हरक सिंह रावत, लिख लीजिए आप, नोट डाउन, हाँ। हरक सिंह ओके रावत। सर। ओके सर वेट। इन्वायरमेंट। यस सर। पुराने तो जो है हरक सिंह रावत थे, लेकिन अभी एक नए बने हैं, सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल। यस। अब तो सर ये नाम भूलना भी थोड़ा टफ है मतलब। यस सर। सेंटर की बात करें, सेंटर के जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर है, उनका नाम है सर भूपेंद्र भूपेन यादव। यादव। भूपेंद्र यस यादव। सर। और स्टेट के हैं अश्विनी चौबे। सुनिए। यस, नेक्स्ट मूव ऑन सीपीसीबी। हाउ डू यू फील अबाउट यस सीपीसीबी? सर। सर सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1974 में अंडर वाटर एक्ट इसे स्थापित किया गया था।
बाद में एयर एक्ट 1981 के प्रोविजंस के तहत कुछ पावर्स इसे और दे दी गई थी। लेकिन 1984 में यहाँ पे जो भोपाल गैस ट्रेजरी होती है एमपी में, उसके बाद इन्वायरमेंट लॉ लाया गया, इन्वायरमेंट एक्ट लाया गया 1986। उसके तहत इसे पूरा एक कंप्लीट राइट दे दिया गया कि ये मतलब जितने भी वो रहते हैं, मतलब इसके तहत इसे और ज्यादा पावर्स दे दी गई। सीपीसीबी के जो मेन फंक्शंस रहते हैं सर, ये जितनी भी अपनी एयर क्वालिटी वगैरह होगी, ये सब के जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स हैं ये सब सेट करना, वाटर के जो स्टैंडर्ड है ये सब कुछ सेट करना, अलॉन्ग विद जो दूसरी यहाँ पे बॉडीज है उनके साथ, जैसे बीआईएस वगैरह भी इस चीज में काफी ज्यादा रोल अदा करती है। और उसके अलावा जो यहाँ पे अदर फंक्शंस इसके रहते हैं, जैसे हर स्टेट की अपनी एक पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी होती है, तो उनके बीच अगर कोई यहाँ पे इशू चल रहा है तो उनको रिजॉल्व करना, और सर इस तरीके के इसके फंक्शंस होते हैं। ड्रॉबैक क्या है? व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ सीपीसीबी? सर ड्रॉबैक अभी जो मुझे एक पर्सनल ड्रॉबैक लगता है सर, अभी दिल्ली की अगर कंडीशन देखें तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स सर 999 के अप्रोक्स चला गया है, आनंद विहार वगैरह की बात करें तो सर ये काफी मतलब अबव सेवियर, मतलब अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखें तो 400 से 500 का 500 तक ही एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा डिफाइन होता है, और 400 से 500 वाला जो घटिया से घटिया, मतलब जहाँ पे इमरजेंसी की कंडीशन होती है वो होता है, लेकिन एयर क्वालिटी पहुंच गई है 999 पे। तो सर ये एक मैं बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम पे इतने ज्यादा मतलब रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम यहाँ पे उन्हें इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसके लिए प्रोग्राम्स लाया गया है जिसे जीआरएपी बोला जाता है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। उसके तहत यहाँ पे स्टेज 3 अभी लागू कर दी, स्टेज 4 यहाँ पे लागू कर दी है। लेकिन यहाँ पे ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान का मेरे को एक लिमिटेशन ये लगता है ना, कि हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हो जाने देते हैं, उसके बाद उसे अप्लाई करते हैं। पहले यहाँ पे पॉल्यूशन हो गया उसके बाद अप्लाई करते हैं, इसके बदले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले ही चीजों को अप्लाई करते हैं। जैसे कि ऑड इवन वाला सिस्टम है, उसे दिल्ली में पूरे साल भर अप्लाई करना, अगर अप्लाई करती है गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। और सर इसके अलावा अभी जैसे इस टाइम पे जो अपने नेसेसरी जो ट्रक्स होते हैं जिन पे मतलब खाने आने का सामान आता है, वही अलाउड रहते हैं दिल्ली में, जो अभी स्टेज 4 लगी है ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान की। उसके अलावा ट्रक वगैरह यहाँ पे आने नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से जो बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सर यहाँ पे रुकते हैं। तो सर इस तरीके से यहाँ पे मतलब काफी सारी चीजें हम पहले से प्लान करके चल सकते हैं, ये नहीं कि जब कोई चीज हो रही है उसके बाद ही उसे अप्लाई करें। तो सर ये मुझे काफी एक बड़ी दिक्कत लगती है कि हमें यस। बाकी पॉलिसीज पे काम करना चाहिए पहले। यस। प्रॉब्लम क्रिएट हो उससे पहले अप्लाई होना चाहिए, जिससे कि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। या यस सर। ये नेक्स्ट, मूव ऑन एनजीटी। व्हाट इज एनजीटी? सर एनजीटी का अभी देख नहीं पाया फिर से। यस, उसको देख लेना है ना। नेक्स्ट सर मूव करते इसका हैं। मैं बार बार। यस, एनजीटी को देख लेना थोड़ा, लिख लीजिए आप। यस। नेक्स्ट इज व्हाट इज साइंटिस्ट? सर साइंटिस्ट सर एज अ, ये तो काफी ब्रॉड टर्म है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बहुत लेमन टर्म में बात करूँ तो जो चीजों को एनालाइज करता है या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है सर, दोनों ही साइंटिस्ट होते हैं। या चीज मतलब एक कोई एक्सपेरिमेंट करे या एक्सपेरिमेंट देख के वहां पे कंक्लूड करे चीजों को, यहाँ पे जो भी काम कर रहा है सर हम उसे साइंटिस्ट बोल सकते हैं। यस, गुड। व्हाट द रोल एंड वर्क ऑफ साइंटिस्ट बी इन सीपीसीबी? सर साइंटिस्ट बी का रोल सीपीसीबी में सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर क्वालिटी या वाटर क्वालिटी की, तो जो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन वगैरह अगर मेजर करनी है तो उसके लिए डिफरेंट एनालिटिकल टूल, कौन, तो पहले तो क्वालिटेटिव टेस्ट की कौन कौन सा वहां पे प्रेजेंट है। फिर क्वांटिटेटिव टेस्ट, अगर प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगर ये टेस्ट हमें करने तो उसके लिए एक साइंटिस्ट की जो मेनली केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो सर, तो सर उसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं इसके अलावा यहाँ पे अदर साइंटिस्ट की बात करूँ तो सर जैसे अगर हम बात करें डेटा साइंटिस्ट वगैरह की भी काफी जरूरत पड़ती होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें रेगुलर यहाँ पे एनालाइज करना होता है कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले कितना डेटा, मतलब किस हद तक हमारा पॉल्यूशन रीच किया था, कौन से मैटर यहाँ पे कितना था, पर्टिकुलेट मैटर का अमाउंट कितना है, पर्टिकुलेट मैटर 10 का अमाउंट कितना है, उसके अलावा SO2 हमारे जो पॉल्यूटेंट्स है कुल मिला के उनका अमाउंट कितना कितना है, तो इन सबको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे बाकी तरीके के यहाँ पे साइंटिस्ट की जरूरत भी पड़ती होगी। लेकिन जो मेन फंक्शन मुझे साइंटिस्ट का लगता है यहाँ पे, वो एक तो इनका एनालिसिस है, उसके अलावा इनका यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एज अ केमिस्ट परस्पेक्टिव में ये बोलूं कि इनका जो पॉल्यूटेंट्स है उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमें साइंटिस्ट की जरूरत होती है। यस, गुड। व्हाट आर द मेजर स्किल्स ऑफ साइंटिस्ट इन आवर इंडियन गवर्नमेंट?
सर मेजर स्किल्स, ओके सर। सर अगर मैं पूरा गवर्नमेंट की बॉडीज को यहाँ पे क्लासिफाई कर दूं तो हम मेजर यहाँ पे, मतलब वैसे बहुत सारी बॉडीज हैं, लेकिन जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपनी सीपीसीबी की बॉडी है, उसके अलावा बीआईएस है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज काम करती हैं। तो हर एक बॉडी का, पहले तो हर एक बॉडी में जो साइंटिस्ट प्रेजेंट है उनका काम अलग अलग है, क्योंकि डोमेन कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जनरलाइज टर्म में बताता हूँ कि एक साइंटिस्ट का काम होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज की, मतलब क्या क्या वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस चीज को यहाँ पे एनालाइज करना। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को प्लान करना सर, कि हमें ये चीज की हमें जरूरत है, तो हम इन्हें यहाँ कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं सर। क्योंकि मेनली साइंटिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहती है कि फंड्स की कमी रहती है। तो फंड्स की कमी रहती है तो हम हर चीज बाई नहीं कर सकते सर बाजार से। तो चीजों का अरेंजमेंट करना सर, मुझे लगता है कि साइंटिस्ट का एक ये रोल रहता है। उसके अलावा चीजों को प्लान करना दूसरी चीज है, और थर्ड चीज है उन्हें इम्प्लीमेंट करना सर। इम्प्लीमेंट करना भी एक मेजर यहाँ पे काम होता है, कि कहाँ पे अगर किसी भी साइंटिस्ट को यहाँ पे कोई असिस्टेंट प्रोवाइड किए गए हैं, तो कौन सा असिस्टेंट कौन सा वाला काम करेगा यहाँ पे। तो सर इस तरीके से साइंटिस्ट के मेजर फंक्शन होते हैं। उसके अलावा अगर मैं एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट की बात करूं, तो यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू करना, और उसके बाद उसका डाटा इकट्ठा करना, कौन सी रिएक्शन पहले परफॉर्म की गई है, कौन सी नहीं परफॉर्म की गई है, और अगर परफॉर्म की गई है तो इसका डेटा उन्होंने किस, मतलब कौन कौन सा डेटा दिया है। काफी सारे सर, जैसे पोलेरोग्राफी का डाटा दिया है या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डाटा दिया है, किस चीज से कंफर्म किया है। तो सर वो सब चीजें एनालाइज करना भी एक साइंटिस्ट का काम होता है। और उससे जो सबसे आगे की चीज है, वो एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना एट द एंड, वो सर एक मेजर काम है साइंटिस्ट Yes, good. Next, why will you become a scientist be in CPCB? What the का। reason? सर एक सबसे पहले तो सर जो जॉब प्रोफाइल है, वो काफी रेप्यूटेड जॉब प्रोफाइल है। एक तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड रहते हो, ए ग्रेड जॉब के साथ। तो सर एक जो पहला यहाँ पे फैक्ट है, वो तो सर काफी रेप्यूटेशन का यहाँ पे फैक्ट आता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो रिक्वायरमेंट है एक साइंटिस्ट बी की इन सीपीसीबी, तो वो सर, अगर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पे एनालिटिकल टूल्स की जरूरत होती है। तो सर मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पे डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स का यूज किया, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोमेट्री या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसके अलावा अपनी मास्टर्स में मैंने एनएमआर आईआर का यूज किया। उसके अलावा यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डाटा कैसे एनालाइज किया जाता है, वो सर मैंने सीखा है। तो सर इस वजह से मुझे लगता है कि मैं एक बेनिफिशियल एम्प्लॉय हो सकता हूँ, और इसलिए मुझे चूज किया जाना चाहिए। Yes, good. Next is why they will be you selected in CPCB? सर कैन Yes, यू रिपीट? why they will be you selected in CPCB? ओके सर, ओवर अदर। सर पहली चीज तो यह है कि मैं काफी हार्ड वर्किंग इंसान हूँ। और सर मैंने अपनी एमएससी लास्ट ईयर कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद मैं अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जिससे सर मेरे अंदर पेशेंस दिखता है सर, कि मैं मतलब अगर मैं चाहता तो किसी प्राइवेट वगैरह में काम कर सकता था। लेकिन मेरी एक मेरा ड्रीम था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करूं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक साल से रुका हूँ सर। तो मुझे लगता है कि इससे मेरे अंदर का पेशेंस और परसिवरेंस दोनों दिखते हैं। और इसके साथ साथ मैंने इस साल केमिस्ट्री के डोमेन में जो एग्जाम्स वगैरह उनमें काफी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे सीएसआईआर नेट वगैरह और गेट वगैरह में मैंने काफी अच्छी रैंक गेन की है। तो सर मुझे लगता है कि जो मेरी नॉलेज है मैं उसे यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। और अगर सर कोई अगर क्वेरी भी रहेगी या कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो सर मैं उनको यहाँ पे मिटाने की कोशिश करूंगा सर। इन फ्यूचर मैं उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करूंगा। Yes, good. Yes, next move on air pollutants. Yes. What are the most air pollutant city in India and world? सर इन इंडिया आई थिंक बेवाड़ी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। और सर वर्ल्ड में सर लाहौर। Yes, which published this report in India and world? सर इंडिया में आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ सर हाउसिंग अफेयर करके कुछ इस टाइप की मिनिस्ट्री सर। Yes, yes. Ministry of Housing and Urban Affairs and CPCP also both. अर्बन अफेयर, यस सर, बोथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड सीपीसीबी बोथ। और सर वर्ल्ड लेवल पे आई थिंक
सर WHO, और मुझे कुछ ज्यादा ऐसा आइडिया नहीं है सर इसका वर्ल्ड Yes, लेवल। Global Air Quality Index. Yes, report published by the WHO. यस Yes, who is Ministry of Housing and Urban Affairs in India? सर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर सर, इसका आइडिया नहीं है। Yes, Hardeep Singh Puri. हरदीप सिंह तो कह रहे। Yes, uh, लिख लीजिए आप। यस सर। Next, published by the National Rating Report is under the Swachh Bharat Abhiyan. What is Swachh Bharat Abhiyan? What the main application of Swachh Bharat Abhiyan in India? When did it start from? सर, स्वच्छ भारत अभियान आई थिंक 2014 से स्टार्ट हुआ था, जिसकी मेन जो थीम थी वो थी क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। तो सर यहाँ पे दो टर्म्स यूज हुए, क्लीन एंड ग्रीन सर। तो सर क्लीनलीनेस से तो यहाँ पे मतलब है कि हम अपना जो यहाँ पे वेस्ट वगैरह है, उसको यहाँ पे प्रॉपरली रीयूज रिसाइकिल करें। और उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे एक काफी ऐड दिखाए जाते हैं कि हर जगह पे गवर्नमेंट ने दो टाइप के डस्टबिन लगाए हुए हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, एक जो अपना अलग तरीके का वेस्ट होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उनके लिए। तो सर उनको हमें फॉलो करना चाहिए। इस तरीके से हम क्लीन इंडिया का जो मोटो है उसको यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। और सर ग्रीन इंडिया का जो मोटो है उसको फुलफिल किया जाता है यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए। हम यहाँ पे एक तो डिफॉरेस्टेशन को कम करें, उससे उसके अलावा यहाँ पे मोर प्लांटेशन करें, जो कि हम साल में सिर्फ एक बार करते हैं। जिस दिन पर्यावरण दिवस दिवस आ जाता है उस दिन हम यहाँ पे पेड़ लगाने का सब प्रिटेंड करते हैं, लेकिन उसके अलावा साल के किसी भी दिन कोई भी पेड़ लगाते हुए कोई फोटो या कोई भी इस तरीके का यहाँ पे एक्टिविटी नहीं करता है। तो सर हमें यहाँ पे एटलीस्ट मंथली तो कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए सर। Yes, good. तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्रीन इंडिया का जो मोटो है उसको यहाँ पे सर फुलफिल कर सकते हैं। Yes, good. ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014. यस, यस सर, गांधी 2014। जयंती में। यस ना। यस, एंड व्हाट आर द मोस्ट क्लीन सिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड? सर मोस्ट क्लीन सिटी इन इंडिया आई थिंक चंडीगढ़। एंड इन वर्ल्ड सर फिनलैंड। इन वर्ल्ड आई थिंक फिनलैंड इज मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। इन इंडिया सर इंदौर। इंदौर आई लास्ट एम ईयर। इंदौर। ओके। कंटिन्यू। इंदौर, ओके। मध्य प्रदेश। यस। Yes, good. Next, move on pollution. Yes. First of all, what is environment and what the difference between environment, pollution, climate change, ecosystem, pollutant? What is the ओके सर। difference? सर इन्वायरमेंट मेनली यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर का, एक्सेप्ट मी एवरीथिंग एवरीथिंग अराउंड मी इज इन्वायरमेंट। सर ये एक मतलब टेक्निकल टाइप की डेफिनेशन है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इन्वायरमेंट मतलब यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ पे एक लाइफ जो होती है एस्टेब्लिश होती है। मतलब जैसे अपने अर्थ के अलग अलग पार्ट होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और उसके अलावा यहाँ पे जैसे एटमॉस्फेयर है। इन तीनों का जो क्रॉस सेक्शन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे सर इन्वायरमेंट कहा जाता है। सर अगर मैं इससे आगे क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड टर्म होता है कि आज से मतलब 30 या 40 ईयर्स पहले यहाँ पे का जो टेम्परेचर वगैरह था वो कैसे था, एवरेज टेम्परेचर कैसा था, आज का एवरेज टेम्परेचर कैसा है, आज से 30 साल पहले यहाँ पे किस टाइप का मौसम या वेदर हुआ करता था, और आज किस टाइम का यहाँ पे वेदर हो रहा है। तो सर क्लाइमेट तो एक ब्रॉड टर्म हो जाता है कि उससे 30-40 ईयर्स में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसको यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। Yes. सर और कौन सी टर्म थी सर? Ecosystem, pollutant. यस सर। सर पॉल्यूटेंट्स तो मेनली कोई भी ऐसी स्पेसिस जो वो फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है। अगर कोई भी मतलब ठीक स्पीसीज अपनी ठीक है, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, मैं कर दूंगा, अभी क्लास ले रहा हूँ। 1 घंटा तो लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा, मैं और भी कराऊंगा, टेंशन मत। ठीक है। ठीक है, ओके ओके, श्योर। यस। ओके सर।
सब पहले पॉल्यूटेंट्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ। पॉल्यूटेंट्स मेनली ऐसी कोई भी स्पीसीज हो सकती है, वो फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। अगर वो अपनी ऑप्टिमम अमाउंट से ज्यादा चले जाती तो सर उसे पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे CO2 अर्थ के लिए नेसेसरी है, CO2 अर्थ के लिए नेसेसरी है, लेकिन अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी तो उसे पॉल्यूटेंट की तरह यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से कुछ सब्सटेंस तो क्या होते हैं, यहाँ पे उन्हें हैजार्डस की कंडीशन में पहले से ही रखा जाता है, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस होती है वो रहने वाली जो जितनी भी स्पीसीज है उन सब के लिए वो क्या रहता है, हानिकारक रहता है, जैसे कि मरकरी और लेड होगी। तो सर इन दो कैटेगरी में मैं पॉल्यूटेंट्स को यहाँ पे कैटेगराइज करता हूँ। एक तो यहाँ पे फेवरेबल स्पीसीज होती है, एक अनफेवरेबल स्पीसीज होती है। अनफेवरेबल में तो वो थोड़ा सा भी अगर आ भी गई इन्वायरमेंट में कोई भी स्पीसीज, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉल्यूटेंट बोल देते हैं। और फेवरेबल में जैसे उनकी एक मतलब एक अमाउंट तक तो सही रहते हैं, एक अमाउंट एक ऑप्टिमम अमाउंट तक उनकी जरूरत होती है हमें, लेकिन जब वो उससे ऊपर पहुंच जाते हैं तो अगेन वो भी पॉल्यूटेंट की तरह काम करते हैं। और सर इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे की पॉपुलेशन के साथ यहाँ पे डिपेंड रहते हैं। सर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटे इकोसिस्टम की बात करूं, तो सर जैसे चील होती है, चील स्नेक को खाती है, स्नेक यहाँ पे खाता है जो अपना वो रहता है टिड्डा टाइप का, और टिड्डा घास को खाता है, और सर घास को फिर यहाँ पे मतलब इस तरीके से एक जो साइकिल चलती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी जो रहती है, इसे इकोसिस्टम बोला जाता है। Yes, good. How many types? First of all, pollution is how many types of pollution? सर पॉल्यूशंस को मेजरली यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिराइव किया जाता है सर। एक तो अपना वाटर पॉल्यूशन हो गया, फिर एयर पॉल्यूशन हो गया, और नॉइस पॉल्यूशन हो गया, और सॉइल पॉल्यूशन हो गया। Yes. Which pollution is more in India and world? Which one pollution? सर अभी जो मेजरली यहाँ पे जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो 2 कैटेगरीज में फैल रहा है। एक तो वाटर पॉल्यूशन, और उसके अलावा एयर पॉल्यूशन। Yes. वाटर पॉल्यूशन की हम बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे वाटर पॉल्यूशन के। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में विच इज मोर पॉल्यूटेड? ओके सर। सर अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर पॉल्यूटेंट्स की बात करें, तो अगर वो डिब्रीज की अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, डिब्रीज मतलब जो कूड़ा कचरा होता है, उसके रिस्पेक्ट में तो सर सरफेस वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में यहाँ पे डिब्रीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब वहां पे कूड़ा कचरा नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिजोल्व पॉल्यूटेंट्स की बात करूँ, डिजोल्व पॉल्यूटेंट्स हमारे ग्राउंड वाटर में ज्यादा होते हैं सर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एसिड रेन की बात करूँ, तो वो भी रिसता हुआ ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। उसके अलावा हम यहाँ पे डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो वो फर्टिलाइजर्स भी रिश्ते हुए ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, उनका कुछ घटक उनके कुछ स्पीसीज ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। उसके अलावा जैसे हम इंडस्ट्रियल वाटर को डायरेक्टली ड्रेन कर देते हैं सरफेस वाटर में, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे प्लेन एरिया आते हैं ब्रॉड, वहां पे पानी क्या होता है, फैल जाता है, तो उसकी स्पीड कम रहती है, वो भी रिश्ता हुआ ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। तो सर अगर यहाँ पे 2 कैटेगरी में मैंने ऑलरेडी इसे क्लास यहाँ पे मतलब डिवाइड कर दिया है। अगर हम कचरे की बात करें, तो उस रिस्पेक्ट में तो हमारा सरफेस वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, लेकिन अगर यहाँ पे डिजोल्व पॉल्यूटेंट्स की बात करें, तो उस रिस्पेक्ट में सर ग्राउंड वाटर इज मोर मोर पॉल्यूटेड। Yes, good. What are the 5 parameters to measure water quality? सर वाटर पैरामीटर, सब 5 पैरामीटर टू मेजर वाटर क्वालिटी। सर वैसे तो यहाँ पे कई सारे पैरामीटर होते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स की बात करूँ, तो सर सबसे पहले उसमें देखा जाता है उसका टेम्परेचर। सर और उसके बाद तो सबसे पहले उसमें टेम्परेचर दिखाया था, क्योंकि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, तो सर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर पे ही डायरेक्टली तो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, और उस डिजोल्व ऑक्सीजन पे ही जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो जी रहे होते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज उनके साथ। तो वहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन जैसे ही डिक्रीज होगी, तो वहां पे की जो एक्वाटिक लाइफ होगी वो वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सर सबसे जो पहला फैक्टर है वो टेम्परेचर है। उसके अलावा अगेन डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व गैसेस सेकंड पैरामीटर है। उसके अलावा पीएच का फैक्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, क्योंकि जो ऑप्टिमम पीएच माना जाता है वो माना जाता है 6.5 टू 8 का पीएच जो होता है वो ऑप्टिमम माना जाता है। अगर 6.5 से नीचे जा रहा है, यानी कि वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है वाटर की, तो सर एसिडिक वाटर की वजह से जो एक्वाटिक यहाँ पे लाइफ होती है, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके अलावा जो मोर अल्कलाइन वाटर होता है, तो सर उसकी वजह से भी एक्वाटिक एज वेल एज हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमें अगेन वही पानी
लेना है, मतलब पीने के लिए वही पानी यूज करना है, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वही पानी यूज करना है, तो उससे हम पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो सर ये 3 पैरामीटर हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे जैसे कि टोटल डिजोल्व क्लोरीन की बात कर लेते हैं, टोटल डिजोल्व क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो जैसे हम, और उसके अलावा जो टीडीएस रहता है, टोटल डिजोल्व सॉलिड, तो सर वो भी एक मेजर पैरामीटर है एयर वाटर क्वालिटी को डिफाइन करने की। यस, जैसे वाटर सेपरेशन करते हैं, आपने हाउसों में देखा होगा, वाटर सेपरेशन पीने के लिए यूज किया जाता है, आरओ। उसमें क्या क्या यूज किया यस जाता सर। है, सेपरेट होता है क्या क्या, क्या क्या मेथड्स हैं? सर आरओ में एक तो सर पहले जो आरओ चलते थे उनमें तो सर रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को यूज किया जाता था सर, लेकिन अभी जो आरओ चलते हैं उनमें मेनली रिमूव किया जाता है क्लोरीन कंटेंट को। जो क्लोरीनेटेड वाटर आता है, जैसे ब्लीचिंग वगैरह, ब्लीच्ड वाटर आता है, तो सर क्लोरीन को वहां से रिमूव करने का उसमें मेन वो रहता है अपना। और सर ज्यादा मुझे सर इसकी नॉलेज नहीं है। उसमें यूवी का यूज किया जाता है। ऐसा यूवी का यूज करने की मेन वजह यह है कि यूवी की जो रेज होती है वो डिस्ट्रक्ट करती है जो वहां पे प्रेजेंट बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो सर उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको वहां पे किल कर देती हैं सर। तो सर इसलिए यूवी का यूज किया जाता है, यूवी रेज का यूज किया जाता है इसमें। यस, गुड। एंड व्हाट आर द टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग वाटर क्वालिटी? टेक्निक कौन कौन सी है? सर टेक्निक, सर जैसे अगर मैं पीएच की बात करूँ तो सर पीएच के लिए तो बेसिक, अगर हमें ज्यादा एडवांस यूज करना है तो पीएच मीटर का यूज कर सकते हैं, नहीं तो पीएच पेपर का यूज कर लिया जाता है सर। सर तो एक तो मेथड ये हो गया। टेम्परेचर के लिए तो सर एक ही मेथड होता है कि हम वहाँ पे थर्मामीटर का यूज करेंगे। और जैसे टोटल डिजोल्व ऑक्सीजन वगैरह है तो सर इनका सर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाई आर हैवी मेटल्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ? सर हैवी मेटल की हमारी बॉडी में हर मेटल की एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन होती है। तो सर अगर वो उससे ऊपर चला जाता है तो वो हार्मफुल हो जाता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में बोल चुका हूँ, अगर कोई भी स्पीसीज अपनी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से ऊपर चले जाती है तो हार्मफुल हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जैसे मरकरी वगैरह प्रेजेंट तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रहती है। और अगर वो वहां से माइक्रोन्स की अमाउंट में भी इंक्रीज होगा तो एक बहुत डेंजरस उसकी तरह बिहेव करता है सर, मतलब एलिमेंट की तरह। और यहाँ पे मरकरी वगैरह की पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए हम जैसे कि सिस्टीन लिगेंड का यूज कर लेते हैं। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है, सल्फर बेस्ड अमाइनो एसिड होता है, तो सर बहुत इजीली चिलेट करके मरकरी की पॉइजनिंग को दूर करता है। Yes, good. Next is what are the national and international organizations that are responsible for determining water standard value? सर इंटरनेशनल जो बॉडी है वो तो डब्ल्यू एच ओ है। और सर नेशनल बॉडी आई थिंक बीआईएस और सीपीसी भी साथ में वो करते हैं सर। Yes, yes, good. Next, move on also water. What is wastewater treatment? How to recycling of these one for our society? सर What is wastewater treatment? How to recycling of these one for our society? ओके सर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बेसिकली जो हमारा हाउस होल्ड और इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर निकलता है उनको यहाँ पे दोबारा से, मतलब अगर हम उसे डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दें यहाँ पे रिवर्स वगैरह में, तो सर वो नदियों को भी पॉल्यूट करता है और उसके अलावा वो पानी फिर किसी काम का नहीं रह जाता है। तो जनरली यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं उनमें किया क्या जाता है कि प्लांट लगा दिए जाते हैं जो हाउस होल्ड वगैरह से पानी निकल रहा है, और उसको दोबारा से रिसाइकल करके क्या कर दिया जाता है, आइदर इंडस्ट्रीज में हाउस होल्ड में भेज दिया जाता है। तो सर ये वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये होता है। Yes, India's most polluted river is Ganga and Yamuna. Yes. So how to यस सर। remove of hardness of water in Yamuna Ganga as a scientist? What the procedure and method from your side? ओके सर। सर हार्डनेस की अगर मैं बात करूँ तो हार्डनेस दो टाइप की होती है। एक टेम्पररी हार्डनेस होती है जो मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से होती है। एक परमानेंट हार्डनेस होती है
जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अदर सॉल्ट होते हैं, जैसे कि सल्फेट या क्लोराइड, इनकी वजह से होती है। तो टेम्पररी हार्डनेस को तो हम यहाँ पे बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, क्योंकि जब हम बॉइल करते हैं यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स को, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर और यहाँ पे जो CO2 गैस में। तो इस वजह से हम यहाँ पे जैसी इस टेम्पररी हार्डनेस वाले वाटर को बॉइल करेंगे तो इसकी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा H2O और इसमें CO2 में। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होती, और वो इस तरीके से किसी सिंपल प्रोसीजर से रिमूव भी नहीं होती है। उसे अगर यहाँ पे रिमूव करना है तो हमें एनालिटिकल टूल्स का यूज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे आयन एक्सचेंजर का यूज कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, या जो अदर यहाँ पे टेक्निक्स होती हैं वो सर एक तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, उसके अलावा अ, यहाँ पे इसको रिमूव किया जाता है, ये चिलेटिंग टेक्निक्स होती है, इन्हें EDTA के साथ चिलेट करा दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है सर। Yes, yeah, adding of, yes, polluting trends, yeah, addition of hydroxide, yes. यस सर, किसी भी ऐसे लिगेंड के साथ इन्हें ट्रीट करें जिनके साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं, फिर इन्हें अलग कर दिया जाता है। Yes, good. What is e-waste management? How to recycling of these one? सर ई वेस्ट मैनेजमेंट सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो ई वेस्ट जो होता है ना, वो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पे यहाँ पे बेस्ड, मतलब यहाँ पे स्टैंड करता है। यहाँ पे हम हर साल क्या करते हैं, जैसे मोबाइल खरीदा या कुछ भी खरीदा, तो उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, डायरेक्टली फेंक देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो इसमें जो प्रेजेंट यहाँ पे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन की चिप यूज की जाती है, इसके अलावा यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज इनमें यूज की जाती हैं। तो अगर आप इन्हें डायरेक्टली फेंक देते हैं तो ये एक बहुत ज्यादा डिब्री क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे वेस्ट क्रिएट करती है, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहाँ पे दिल्ली का जो वाटर का, सॉरी, कूड़े का पहाड़ है, वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। तो ये दिन प्रतिदिन एक बड़ी प्रॉब्लम बनती आ रही है, और इसी के लिए हमें यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट के जो आइडियाज हैं वो यहाँ पे इजाद करने हो रहे हैं। तो सर एक तो आइडिया यह है कि इनकी जो बैटरीज वगैरह होती है उनको क्या किया जाता है कि अलग कर दिया जाता है और उन्हें वापस से रिसाइकिल करके यूज किया जा सकता है सर। एक तो सर ये है, उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर, जो यहाँ पे चिप्स होती हैं, उनको दोबारा से सेमी लैब्स वगैरह में यहाँ पे भेजा जाता है, या रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, और उन्हें दोबारा से यूज किया जाता है सर। Yes, good. What is FAME India? सर फेम इंडिया, सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ फेम इंडिया। FAME India interconnected to vehicles pollution. Yes, Bharat stage 1, BS4 6. ओके ओके सर BS1 BS, ओके